डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। तो आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये अध्ययन ये प्रदर्शित करता है कि संक्रमण धातुओं के जो यौगिक हैं वो चुंबक के साथ किस तरह का इंटरेक्शन करेंगे, उनमें किस प्रकार से चुंबकीय गुण हैं। इस अध्ययन का हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों ऐसा अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन से हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्डिंग नेचर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में अध्ययन करना है, उसका जो बॉन्डिंग नेचर है उसके बारे में हमें अगर स्टडी करना है, तो वो स्टडी हम उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करके कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों पाई जाती हैं या कैसे पाई जाती हैं, तो हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल और लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से बने हुए हैं। और मेटल और लिगेंड का अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये सब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। इन सभी के अंदर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स के रूप में भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मूविंग कंडीशन में है। ये अपने ऑर्बिटल में ऑर्बिटल मूवमेंट भी करता है, साथ ही अपने एक्स के ऊपर स्पिन मूवमेंट भी करता है। तो जो गतिशील आवेश हैं उनके साथ चुंबकीय बल या मैग्नेटिक जो फोर्सेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के या ये चार्ज पार्टिकल जो हैं इनके मूवमेंट की वजह से ही कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये जो चुंबकीय गुण हैं इसको हम मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहते हैं। और ये चुंबकत्व चुंबकीय आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की, चुंबकत्व के उत्पत्ति की, तो ये चुंबकत्व का जो उत्पत्ति है वो परमाणु में पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है। चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट करते हैं
तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वह दो प्रकार की है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है वो भी दो प्रकार से प्रोड्यूस होता है, एक स्पिन मूवमेंट की वजह से और दूसरा ऑर्बिटल मूवमेंट या मोबिलिटी की वजह से। इसी कारण जो मैग्नेटिक मोमेंटम है उसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोमेंट की वजह से जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। किसी यौगिक में टोटल मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी कंपाउंड में जो मैग्नेटिज्म है वो केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम के बराबर हो, या वो केवल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम के बराबर हो, या वो इन दोनों के एडिशन के बराबर हो, या हो सकता है कि उसका वैल्यू उससे भी डिफरेंट आ रहा हो। तो वो कंपाउंड का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म या टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांसेस। चुंबकत्व कितने प्रकार का होता है, या चुंबकीय इंटरेक्शन के आधार पर रासायनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मैग्नेटिज्म का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मुख्य रूप से दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक है इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म और दूसरा है कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व केवल एक ही प्रकार की स्पीसीज़ या एक ही स्पीसीज़ की वजह से, इसके इंडिविजुअल जो नेचर है उसी की वजह से होता है, जबकि कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म में कई इकाइयाँ आपस में इंटरेक्शन करती हैं और उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो मैग्नेटिज्म शो करता है। तो वहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है वो एक से अधिक इकाइयों का एसोसिएशन या डिसोसिएशन या उनका जो कंबाइंड इंटरेक्शन है उस वजह से प्रोड्यूस होगा, और इंडिविजुअल में केवल एक ही स्पीसीज़ की वजह से मैग्नेटिज्म होगा। इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म जिसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं, हिंदी में अनुचुंबकत्व, तो ये पैरामैग्नेटिज्म में उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो पदार्थ हैं उनको जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के इंटरेक्शन में रखा जाता है तो ये पदार्थ उस बाह्य चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, और इस तरह के जो पदार्थ हैं वो कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक
पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, इनका ये जो अनुचुंबकत्व है, पैरामैग्नेटिज्म में जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो उनका जो मैग्नेटिज्म है वो कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो पैरामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है। इसका वैलेंसी सेल का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आएगा 3d5 4s1, 3d5 4s1। तो इस कंडीशन में जब हम ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये जो डी के 5 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, एस का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी अनपेयर्ड है। तो यहाँ मुख्य रूप से हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मुख्य रूप से इम्पैक्ट होता है वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है वो सामान्यतः इसकी आयन अवस्था में रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब अगर हम देखें तो क्रोमियम में ये डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। इनको जैसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं इन सब का स्पिन एक ही डायरेक्शन में है। स्पिन एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका पैरामैग्नेटिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करने के कारण, जैसे हमने एक निश्चित कंडीशन में रखा, ये सारे अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं और इनमें पैरामैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो इस प्रकार जो क्रोमियम है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ जो इसका मैग्नेटिज्म है वो केवल क्रोमियम की वजह से ही है। क्रोमियम का एक अकेला जो एक मोल हमने लिया उसमें अगर हम देख रहे हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रॉपर्टी है। इस कारण ये इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म है। डाई मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो डाई मैग्नेटिज्म शो करने वाले जो पदार्थ हैं वो डाई मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब युग्मित अवस्था में होते हैं तो इनका कंडीशन इस प्रकार से होता है। इस कारण से इस एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिज्म है वो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिज्म से जस्ट अपोजिट हो गया। इस कारण इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस प्रकार का जो बिहेवियर है, इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिज्म कहलाता है। और ये डायमैग्नेटिज्म हर एटम के अंदर पाया जाता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एटम के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर पाए जाते हैं। तो जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ डायमैग्नेटिज्म तो होगा ही। जैसे पैरामैग्नेटिज्म के लिए अभी हमने एग्जांपल लिया था क्रोमियम। उस क्रोमियम में वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन था 3d5 4s1, लेकिन उससे पहले जो विन्यास है उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं। तो वो जो युग्मित अवस्था है उसकी वजह से उसमें डायमैग्नेटिज्म भी है, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए उसकी वजह से उसमें पैरामैग्नेटिज्म भी है।
लेकिन हमने वहाँ तो पैरामैग्नेटिज्म कहा। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों में से पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो कहीं पर अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म अपना इफ़ेक्टिवनेस शो करेगा। लेकिन यदि किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, केवल डायमैग्नेटिज्म ही है, तो वो तो केवल डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसी को ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें जिंक का। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 तो यहाँ पर अगर हम 3d इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की वजह से इसमें जिंक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण जिंक डायमैग्नेटिज्म शो करता है। और जिंक के जो कंपाउंड है, जैसे Zn+2 के रूप में अगर इसके कंपाउंड है तो वहाँ पर 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में ही है। तो इसके कंपाउंड भी क्या शो करेंगे? डायमैग्नेटिज्म। क्योंकि ये एक अकेले एटम के अकॉर्डिंग या अकेले इस एक मोल के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी को हम बता रहे हैं। तो ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये इसका इंडिविजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जब इस प्रकार के पदार्थ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं और इन पदार्थों को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर का इनकी ये जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस पर इफेक्ट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म की। कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म में एक से अधिक इकाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाती है और उस इंटरेक्शन की वजह से उनका मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। इस इंटरेक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनको 3 कैटेगरी में हम रख सकते हैं: फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में कई पैरामैग्नेटिक जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आ जाती हैं, एक दूसरे के निकट आ जाती हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन होने लग सकता है या उनमें एक्सचेंज या एसोसिएटिव इंटरेक्शन प्रभावी हो जाता है। तो ये एक तरह से हो गया कि यहाँ पर उस जो मटेरियल का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर डाइल्यूट कंडीशन था, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अब उसमें जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है उनमें इंटरेक्शन होने लग गया और वो इंटरेक्शन एसोसिएटिव है। उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सभी का एक ही डायरेक्शन में है। ये एक यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, इसी प्रकार से और भी यूनिट हो सकती है। जब उन सब का पैरामैग्नेटिज्म एक ही डायरेक्शन में हो तो वो एसोसिएटिव इंटरेक्शन करेगा, जिससे वो पैरामैग्नेटिज्म बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है या इस प्रकार का प्रॉपर्टी है वो मुख्य रूप से जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, जो आयरन के जो कंपाउंड है उनमें पाया गया, शुरू में इनमें नोटिस किया गया, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म से अलग है। किस तरह से कि पैरामैग्नेटिज्म में डाइल्यूट कंडीशन है और फेरोमैग्नेटिज्म में कंसंट्रेट कंडीशन है। यहाँ फेरोमैग्नेटिज्म में ये इकाइयाँ काफ़ी अधिक समय तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहती हैं
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है उसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, उसके बाद भी चुंबक की तरह बिहेव करता है। जबकि अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बाहर से उसका जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा दें तो वो तुरंत चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म है वो जब कंडीशन दिया गया था उसी समय के लिए था, उसके बाद उसका स्टेबिलिटी नहीं रहता है, वो उसका स्थायित्व कम है। जबकि यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है उनका जो प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिज्म है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी काफ़ी समय तक रहता है, तो ये इसका जो स्थायित्व है वो पैरामैग्नेटिज्म से अधिक है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी आयरन, कोबाल्ट और निकल इन पदार्थों में पाई जाती है। ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है ये चुंबकीय क्षेत्र और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे जैसे वो डिस्टर्ब होगा वैसे वैसे इनका जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो घटने लग जाता है, तो वह घटकर फिर पैरामैग्नेटिज्म की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी है इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, विपरीत लोह चुंबकत्व। इसमें क्या होगा कि ये जो चुंबकीय केंद्र हैं ये सेम इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है वो जस्ट इस तरह से अपोजिट कंडीशन में हो जाता है। तो ये एक दूसरे के चुंबकत्व को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ भी कंसंट्रेट कंडीशन है, इकाइयाँ एक से अधिक हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से है कि वो एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिससे इस तरह के जो मटेरियल है उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इन पदार्थों का गुण भी ताप से प्रभावित होता है, और जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ डाइवर्ट होने लग जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म या इसे हम हिंदी में कहते हैं लघु लोह चुंबकत्व। लघु का मतलब छोटा, तो ये लोह चुंबकत्व से थोड़ा छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्पीसीज में इस प्रकार से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 4 इकाइयाँ हैं, उन 4 इकाइयों में से 3 इकाइयाँ एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में है, तो दूसरी डिसोसिएटिव या अपोजिट कंडीशन में होगी। तो यहाँ जब चारों का ऐड हो रहा था, यहाँ 3 का ऐड होगा और 1 का माइनस होगा, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो कुछ कम हो गया। इस कारण से इसे हम बोल रहे हैं लघु लोह चुंबकत्व। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोऑपरेटिव वाली, ये मुख्य रूप से जो आयरन वर्ग है उसके कंपाउंड्स में पाया जाता है। जैसे फेरीमैग्नेटिज्म है ये Fe3O4 में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार हमने अभी अध्ययन किया मैग्नेटिज्म के बारे में, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज बस इतना ही। ओके।